जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 जो 21,391 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाला है, तो इसके लिए हम बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, जिसमें 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। इस वीडियो में हम 12 जनवरी 2020 को जो द्वितीय पाली में 11,880 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था, उस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें हम 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको सही मार्गदर्शन देता है कि किस तरह से हमको तैयारी करना है, किस तरह का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे आपका एग्ज़ाम की तैयारी है जो कि आसान हो जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, इसमें हम देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती जो 12 जनवरी 2020 का द्वितीय पाली में एग्ज़ाम हुआ था, उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? यानी जो 1966-67 में हरित क्रांति भारत में लाया गया था स्वामीनाथन जी के द्वारा, इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। 4 कथन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर है, इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था। सेकंड बी है, इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग से हुआ। सी है, प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिला। और डी है, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसमें ए बी सी ये है जो कि बिल्कुल सही है, इसका डी है जो कि गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सबसे अच्छा जो उत्पादन हुआ था वो गेहूं का हुआ था। गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ था हरित क्रांति में। एक होता है श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन के द्वारा 1970 ईस्वी में श्वेत क्रांति लाया गया था, दुग्ध उत्पादन पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, शक्ति गुणांक का मान होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो 0 से लेकर 1 के बीच में शक्ति गुणांक का मान होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि उपसौर की स्थिति बनती है। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि उपसौर होती क्या है। तो देखिए, पृथ्वी तथा सूर्य के न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। यानी जिस स्थिति में आ जाए पृथ्वी और सूर्य, जो कि उनके बीच की दूरी एकदम न्यूनतम हो जाए, सबसे कम से कम हो, तो वह कब होता है उपसौर की स्थिति? तो 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होता है। पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाती है। और अपसौर क्या होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के में अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, जो कि 4 जुलाई को होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि से अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। मार्शल, पिगू, एडम स्मिथ और रॉबिन्स। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मार्शल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध है जो कि 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1918 ईस्वी में समाप्ति हो गया था। इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो फर्डिनेंड की सरजो की हत्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 शब्द दिया गया है। इसमें से 3 है जो कि अशुद्ध शब्द है, 1 है जो कि शुद्ध शब्द है। इसमें से आपको शुद्ध शब्द को चुनना है। ये हिंदी का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तदोपरांत। देखिए, सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? रोपण, लोथल, बालाथल और कालीबंगा। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाथल। इसमें से कालीबंगा है जो कि राजस्थान में स्थित है। लोथल है जो कि
गुजरात में स्थित है और रोपर है जो कि पंजाब में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 9वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मिजोरम, बिहार और उड़ीसा। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। देखिए कर्क रेखा है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें से राज्य है जिसके बारे में जानते हैं हम क्रम वाइज जानेंगे, जो कि हम पश्चिम से पूर्व दिशा में देखेंगे। सबसे पहले होगा गुजरात, गुजरात के बाद से है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आएगा झारखंड, झारखंड के बाद से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद से त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका क्रम याद रखिएगा, क्रम भी पूछ लेता है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में बताइए या पश्चिम से पूर्व दिशा में बताइए। और एक और प्रश्न जानिएगा यहाँ से कि भारत की वह कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो, स्वीट्स आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। यहाँ पर आपको जैसे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है वह उसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पर आपको प्रेडिकेट को चुनना है। तो देखिए सब्जेक्ट में क्या हो जाता है, उसमें तो एक तो कर्ता रहता ही है सब्जेक्ट में, उसके साथ उसमें वर्ब भी ऐड रहता है, तो वह सब्जेक्ट का कार्य करता है। और जो कर्म, जिसे कर्म कहते हैं, यानी जो क्रिया होता है तो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है स्वीट्स आर यहाँ तक हो जाएगा सब्जेक्ट, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने। जब इंग्लिश का स्पेशल क्लास हम कराएंगे तो वहाँ पर हम डिटेल्स में जानेंगे इसके बारे में। 11वां प्रश्न है कि राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, ये सकर्मक है कि द्विकर्मक है, अकर्मक है और प्रेरणार्थक है? बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर सेंटेंस जो दिया गया है आपको बताना है कि ये इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो देखिए यह एक अकर्मक है। अकर्मक क्या है? जिसमें कि कर्म नहीं होते, अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। और सकर्मक का अर्थ होता है जिसमें कर्म के साथ, यानी जिसमें कर्म रहता है उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे राम खेल रहा है, यहाँ इसमें कर्म नहीं है, राम खेल रहा है। अगर यहाँ पर रहता सेंटेंस कि राम फुटबॉल खेल रहा है, तो राम क्या खेल रहा है? तो फुटबॉल। यहाँ पर फुटबॉल है जो कि कर्म है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने, भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किया? 24, 17, 16 और 12। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 17 बिल्कुल सही जवाब है। अगर प्रैक्टिस करने के लिए इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप रेगुलर प्रैक्टिस इसका कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ZnCO3 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो वर्तिकाग्र और वर्तिका से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। एक प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि भारत में सबसे अधिक केसर किस राज्य में उत्पादन किया जाता है। 15वां प्रश्न है यहाँ पर NH4, यहाँ पर जो अमोनिया आयन होता है ये क्या होता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अमोनिया आयन क्या होता है? तो यह एक संयुग्मी अम्ल होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है उनका।
नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के सम्मिलित करने की सिफारिश की? तो स्वर्ण सिंह समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 42वें संविधान संशोधन हुआ था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया। जब ऐड किया गया तो इसका संख्या कितना था? तो इसका संख्या 10 था। और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो भाग 4 के ए के 51 के ए में रखा गया है मूल कर्तव्यों को। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेथेन को, यानी CH4। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न देखते हैं। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए, विश्व में सर्वप्रथम हरित क्रांति कहाँ पर हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था। और किसके द्वारा ये क्रांति लाया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। याद रखिएगा, हरित क्रांति के जनक। अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग हो गया। अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। यानी यहाँ पर आपको बताना है, उस राज्यों का क्रम आपको बताना है जो कि लोकसभा के लिए अधिकतम प्रतिनिधि भेजते हैं। जिस राज्य में अधिकतम सीट रहता है, जिस राज्य में अधिकतम जनसंख्या रहता है, वहाँ सीट की संख्या भी अधिक रहता है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, सही क्रम है, वो है ऑप्शन नंबर डी, बिहार से 40, आंध्र प्रदेश से 25 और राजस्थान से 25। तो इस प्रकार ये सही इसका क्रम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक लोकसभा का सीट कौन सा राज्य देता है तो उत्तर प्रदेश, जो कि 80 देता है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर कि 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका क्रम को गलत साइज कौन दिखाता है? तो MG, L और N है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न है आपके सामने, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद हुआ था, उसमें भाग किसने लिए थे? तो स्वामी विवेकानंद। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा राम कृष्ण मिशन का स्थापना किया गया तो 1897 ईस्वी में। याद रखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि 1875 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे 1828 ईस्वी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? J.O. टूल ने, दर्निए, इलीबिट ने, जेम्स का। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इलीबिट ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। 23वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रयास होता है, यानी कितना से कितना हर्ट्ज के बीच में है जो कि मानव है, जो कि सुन सकता है, आपको बताना है। मानव के श्रव्य आवृत्ति आपको बताना है। तो देखिए, मनुष्य जो सुनता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुनता है। ये मानव की आवृत्ति क्षमता है सुनने की। अगर बात की जाए हाथी और गेंडा, तो हाथी और गेंडा अश्रव्य ध्वनि को सुनते हैं जो कि 20 हर्ट्ज से कम रहता है। अगर बात किया जाए चमगादड़ का, तो चमगादड़ है जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक सुनता है, जिसको प्रश्रव्य ध्वनि कहते हैं। याद रखिएगा ये सभी बातें को। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था?
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मुलिश ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न अंग्रेजी से है। यहाँ पर रिक्त स्थान को आपको भरना है कि आई नीड डैश फॉर माई कार। बेहद ही सिंपल प्रश्न है। मुझको ज़रूरत है डैश फॉर माई कार, डैश को मेरे कार के लिए मुझे डैश ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? तो पेट्रोल ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि एक पी प्रकार के अर्धचालक निज अर्धचालक में इन तत्वों के माध्यम से बनाया जा सकता है। किन तत्वों के माध्यम से बनाया जा सकता है? तो ग्रुप 3 के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न देख लेते हैं। अंग्रेजी से प्रश्न है। यहाँ पर साइनोनिम्स बताना है। साई का यहाँ पर साई मतलब होता है शर्मिला। यहाँ पर आपको बताना है कि साई का यहाँ पर साइनोनिम्स क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो केंचुआ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं केंचुआ, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये अपना श्वसन किससे करता है? तो ये अपना श्वसन अपना स्किन के माध्यम से करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने। निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत से नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिल। 30वां प्रश्न है आपके सामने। एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी P/D। यहाँ पर P होता है जो कि प्रतिबल होता है और D होता है जो कि घनत्व होता है। तो प्रतिबल तथा रूट अंडर प्रतिबल तथा घनत्व के अनुपात होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मोहनदास नेमिसराय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है संप्रदायवाद से, क्षेत्रवाद से, जातिवाद से और नक्सलवाद से। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है तो यह नक्सलवाद से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति किससे संबंधित है? तो ये कैलोरी के आधार पर जो निर्धारणता का जो निर्धारित किया जाता है कि कौन गरीब है कोई कौन धनी है, कैलोरी के हिसाब से यही देखा जाता है वाई के अघल समिति में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं माओ जेडोंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर आपको निगेटिव टू असर्टिव कन्वर्ट करना है, यानी उसके अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन लाए उसको निगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर सेंटेंस है कि देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विथआउट फायर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वेयर देयर इज ए स्मोक देयर इज फायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने। जापान में रक्तहीन क्रांति जिसे मेजी कहा जाता है पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ। बताइए, चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन देखकर बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो 36वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1868 AD। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र स्थान आवंटन संबंधित है। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान में जब संविधान लागू हुआ तो उस टाइम
अनुसूची की संख्या 8 था लेकिन वर्तमान समय में 12 है। तो जो भी कैंडिडेट इस प्रश्न का राइट आंसर बता रहे हैं बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चौथी अनुसूची बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न है कि एक किताब का अंकित मूल्य है जो कि 800 है, 2 क्रमागत छूट के पश्चात ये 612 में बेचा गया है। यदि प्रथम छूट इसका 10% है तो इसका द्वितीय छूट के दर ज्ञात करना है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अंकित मूल्य कितना है तो 800 है, तो यहाँ पर 800 हो गया। इसमें 2 क्रमागत छूट दिया जा रहा है, यानी 100 के वस्तु कितना में बेचा जा रहा है तो 10% के छूट यानी 90 में बेचा जा रहा है, 100 के वस्तु 90 में। और सेकेंड तो हमको मालूम नहीं है, तो ये 100 का वस्तु कितना में बेचा जा रहा होगा। तो देखिए इसमें 90 कहाँ से आया तो 10% के छूट किया जा रहा है, यानी 100 के वस्तु 90 यानी 100 में से 10 घटाया गया है। दूसरा का तो हमको मालूम नहीं है, तो हम 100 में से हम 1 से घटाएंगे, 1 से यानी परसेंटेज में है, यानी 100 में से 1% घटाएंगे जो कि दूसरा का इसका छूट है। अगर ये कर लेते हैं तो कितना में बेचा जा रहा है तो 612 में। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आएगा 15%। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद और कुछ कटने वाला है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर इसको हम और छोटा करते हैं। यहाँ पर ये हो गया 5 और ये हो गया 4। अब देखिए इसको हम क्रॉस करते हैं तो एक तरफ हो गया 100 माइनस x और दूसरे तरफ कितना हो गया तो 612 और गुने में ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा 4 गुने 9, 4 गुने 9। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15% इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है। सबसे पहले हम समझते हैं ओम चालक क्या होता है। तो वह तत्व जो ओम का नियम का पालन करता है उसे ओम चालक पदार्थ कहते हैं, ओम चालक तत्व कहते हैं। तो जितने भी धातु होते हैं वो सभी के सभी ओम के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर जो सिल्वर है वो धातु है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अर्धचालक है और कार्बन है जो कि एक अधातु है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होता है प्रतिचुंबकीय का। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव के प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पर बताना है आपको कौन सा ऐसा परिस्थिति है जो कि मानव के प्रतिकूल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2 निर्वनीकरण यानी वन की कटाई, अधिक से अधिक वन की कटाई करना यह भी एक मानव के प्रतिकूल है। खनन करना यह भी प्रतिकूल है। औद्योगिकरण यानी अधिक से अधिक औद्योगिक लगाना जिससे कि वायु प्रदूषित होता है, यह भी एक मानव का प्रतिकूल है। यहाँ सामाजिक वानिकी है जो कि मानव के प्रतिकूल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 42वां प्रश्न है कि वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये सर्टन और बोबेरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 44वां प्रश्न है आपके सामने, यदि न्यूनतम नगद रिवर्स अनुपात, यहाँ पे याद रखिएगा रिवर्स अनुपात कहा जा रहा है। रिवर्स अनुपात जो कि SBI जो कि RBI जो कि अपने पास ये रकम रख लेता है, बाकी बैंक को भेज देता है। तो ये रिवर्स अनुपात कितना है 10%। एक व्यक्ति है जो कि बैंक खाते में 20,000 जमा कराए तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा सृजित कुल साख होगी। टैक्स कितना कट जा रहा है रिवर्स से, तो यहाँ पर 10%। तो यहाँ पर 20,000 का 10% हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000। 2,000 माइनस कर लेंगे तो शेष कितना बचेगा तो 18,000। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो कि वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है तो वेदांग है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन है वेदांग की संख्या कितना होता है तो 6 होता है और उपनिषद की संख्या कितना होता है तो 108। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू हिंदी में, यहाँ पर अंग्रेजी में सेंटेंस दिया गया, इसको हिंदी में आपको अनुवाद करना है। सेंटेंस क्या है? ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पैसेंजर, यानी वह परीक्षण किया करता था। क्या किया करता था? तो एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ पैसेंजर, यानी प्रत्येक पैसेंजर का डॉक्यूमेंट्स की परीक्षण वह किया करता था। वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न आपके सामने। यदि किसी घटना ई की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है से निरूपित किया जाता है तो निश्चित घटना सही निरूपण क्या है? यानी किसी भी घटना का निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है तो 1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनिश्चित घटना के लिए 0 होता है और एक सिक्का को हेड और टेल आने के प्रायिकता कितना होता है तो 1/2। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बेहद ही प्रचलित। इसका आंसर सबको मालूम होना चाहिए, कैसे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने कि अज्ञेय की अरे अयावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? यात्रा, वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मकथा। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन में बी बताएं संस्मरण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि इत्यादि के यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, जल्दी से बताइए 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो इस सेशन में हम 1 से लेकर 50 तक प्रश्न हम देखें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम 51 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखेंगे। प्रैक्टिस सेट इसलिए कराया जा रहा है क्वेश्चन बैंक, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न मालूम होगा और सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा और सही तरीके से आप अपना तैयारी कीजिएगा। तो सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।